31 दिसंबर 1600 को नई सदी के पहले साल के आखिरी दिन लंदन के ताजरों के ग्रुप को शाही चार्टर के ज़रिए ईस्ट इंडिया कंपनी की तश्कील की इजाज़त दी गई। चार्टर के तहत कंपनी को बरतानिया के बाहर तिजारत की इजाज़त दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में तिजारत की कोशिश की, मगर फ्रांस और हॉलैंड के ताजरों का मुकाबला ना कर सके, जिसके बाद फैसला किया गया कि दुनिया के उस हिस्से का रुख करना चाहिए जहां मुकाबला कम हो और ज़रई पैदावार और दौलत की फरावानी दुनिया के दीगर हिस्सों की निस्बत बेहतर हो। हिंदुस्तान से बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती थी। ये वो ज़माना था जब बरतानिया की मौशी सूरत हाल बेहतर नहीं थी और मुल्की तरक्की और फलाह का दारोमदार ज़रई पैदावार पर मुनहसर था, जबकि हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत को सबसे दौलतमंद और ताकतवर तस्वुर किया जाता था। 16वीं सदी के आगाज़ पर मुग़ल बादशाह जहांगीर को अकबर बादशाह से विरसे में दुनिया की पहली 2 ताकतवर रियासतों में से एक रियासत मिली थी। हिंदुस्तान की कुल आबादी 100 मिलियन थी, जबकि दुनिया की पैदावार का 1/4 हिस्सा हिंदुस्तान में पैदा होता था। हिंदुस्तान को दुनिया में पावर हाउस और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लीडर के तौर पर जाना जाता था, जबकि दुनिया की पैदावार में बरतानिया का हिस्सा सिर्फ 5% था। मुग़लिया सल्तनत में हिंदुस्तानी शहरों को दुनिया के बेहतरीन शहरों में गर्दाना जाता था और दुनिया के किसी भी हिस्से में, चाहे यूरोप हो या अमेरिका, हिंदुस्तानी शहर सबसे मॉडर्न समझे जाते थे। दुनिया का कोई आर्ट ऐसा नहीं था जो हिंदुस्तानी शहरों में इस्तेमाल ना होता हो। जहांगीर की सल्तनत मौजूदा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बहुत सारे अफ़गान इलाकों तक फैली हुई थी। मुग़ल सल्तनत के ज़ेरे साया सल्तनत उस्मानिया से भी 5 गुना ज़्यादा आबादी रह रही थी। बरतानिया और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात का आगाज़ सफ़ारती या शाही सतह के बजाय तिजारती ताल्लुकात के साथ हुआ था। चार्टर के इजरा के बाद 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस की सरबराही में ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज़ सूरत की बंदरगाह पर लंगरअंदाज हुआ। कैप्टन हॉकिंस ने मुग़लिया सल्तनत की शान व शौकत और 40 लाख से बड़ी फ़ौज को देखकर अंदाज़ा लगाया कि हिंदुस्तान में उनकी दाल गलने वाली नहीं, क्योंकि इसी दौरान पुर्तगाल के ताजरों ने हंगोली, बंगाल की बंदरगाह पर बग़ैर इजाज़त तामीरात की कोशिश की तो मुग़लिया सल्तनत हरकत में आई और दिनों के अंदर पुर्तगाल की फोर्सेस को न सिर्फ दौड़ने पर मजबूर किया, बल्कि 200 से ज़ायद पुर्तगालियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी और कैप्टन हॉकिंस पर वाज़े हो चुका था कि हमें तिजारत को कामयाब बनाने के लिए मुग़लिया सल्तनत के साथ बेहतर ताल्लुकात उस्तवार करने होंगे, इजाज़त लेनी होगी और इसके लिए हमें बराह रास्त मुग़ल बादशाह के साथ ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे। 1 साल की काबिशों के बाद कैप्टन हॉकिंस आगरा में जहांगीर के साथ एक मुख्तसर मुलाकात करने में कामयाब हुआ। कैप्टन हॉकिंस अफ़गान कपड़ों में मलबूस होकर और तुर्क ज़बान बोलते हुए जहांगीर के दरबार में पेश हुआ। कैप्टन विलियम हॉकिंस के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 मुख्तलिफ सरबराहान ने हिंदुस्तान का दौरा किया। पहले सर हेनरी मिडल्टन और दूसरे नंबर पर सर थॉमस रो शामिल हैं। सर थॉमस रो ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर के करीब लाने में सबसे अहम किरदार अदा किया। हीरे जवाहरात के तहाइफ के तबादले का आगाज़ किया गया। मुग़लों के मिजाज और फ़ारसी ज़बान को सीखने पर ज़ोर दिया गया ताकि ताल्लुकात में बेहतरी लाई जा सके। जहांगीर को बरतानवी आर्ट वर्क बहुत पसंद आया। 3 साल की मेहनत के बाद जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत, गुजरात में पहले ट्रेडिंग सेंटर की तामीर की इजाज़त दी। यूं मुग़लों और ईस्ट इंडिया कंपनी में ताल्लुकात का आगाज़ हुआ और सर थॉमस रो अपने मिशन में कामयाब रहे। यहाँ तक नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने न सिर्फ अपने ताल्लुकात उस्तवार किए, बल्कि जहांगीर के साथ करीबी ताल्लुकात की बदौलत
فرانسیسی، پرتگالی اور ڈچ گروپس کے لیے ہندوستان کا راستہ مستقل طور پر بند کر دیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو کمپنی بہادر کا نام دے دیا گیا۔ بہت ہی سادہ سا تو مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا زوال، اور مسلمانوں کے زوال کی جب میں بات کرتا ہوں تو عوام کی نہیں، کیونکہ اس وقت شہنشاہیت تھی، تو جو بادشاہ تھے وہ اپنی عیاشیوں میں، یعنی کوئی خود کو راجہ کہلاتا تھا، کوئی مہاراجہ کہلاتا تھا، کوئی بادشاہ۔ پہلی فیکٹری کے بعد دوسری فیکٹری اور پھر تیسری فیکٹری کی اجازت بھی مل گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان سے مشرق وسطیٰ اور یورپ کے دیگر علاقوں میں برآمدات کا آغاز کیا۔ جہانگیر کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے بعد انگریز بہادر نے اگلے 200 سال تک ہندوستان میں اپنا کنٹرول بہتر کرنے میں لگائے۔ پہلے 100 سال کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں تک پاورفل ہو چکی تھی کہ نہ صرف اس کا کنٹرول ہندوستان میں بڑھنے لگا بلکہ برطانیہ کی پارلیمان میں بھی اس کا کنٹرول مضبوط ہو گیا۔ ایک بڑی تعداد میں ارکان پارلیمنٹ تنخواہ پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے کام کرنے لگے۔ کمپنی بہادر کے ٹریڈنگ اڈے اور فیکٹریاں ہندوستان بھر کے علاقوں میں پھیلنے لگیں۔ دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ آرمی کمپنی کے زیر اثر کام کرنے لگی۔ ابتدا میں کمپنی کے اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے 20,000 سے زائد پرائیویٹ آرمی سے شروع ہونے والا عمل 1803 میں 2 لاکھ تک پہنچ گیا، جس میں ایک بڑی تعداد ہندوستان سے بھرتی کی ہوئی فورس کی بھی تھی۔